ओके, सो मूविंग ऑन। अब यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। देखो, इसका आर्टिकल नोट कर लो, रेंज क्या है, 124 से 147 है। ऐसे देख लो कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 124 से स्टार्ट हो रहा है आपके सुप्रीम कोर्ट, और वन लेस दैन द डबल ऑफ 24, तो दैट इज़ 147, एंड इट इज़ इन द पार्ट 5 द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। नाउ just like you have read about the various things like when was the national flag adopted, when was the national anthem adopted, एंड व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड ऑल ओवर द इंडिया। तो ये सारी डेट्स काफ़ी क्लोज हैं, मतलब क्लोज इन द सेंस दैट कोई 24 जनवरी 1950 है, कोई 26 जनवरी 1950 है। तो इन दैट सेंस यू शुड बी वेरी क्लियर। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इनाग्रेशन की बात करें तो ये 20th ऑफ जनवरी 1950 को इनाग्रेशन हुआ था, और अभी फ़िलहाल CJI हैं और 33 अदर जजेस हैं। The Supreme Court of India Amendment Act 2019 increased the strength from earlier 31 including CJI to 34। तो ये एक अमेंडमेंट हुआ था पार्लियामेंट में 2019 में, जिसके तहत उस वक्त 31 था टोटल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग CJI, अभी 34 है इंक्लूडिंग CJI, यानी कि 33 जजेस प्लस 1 CJI। अभी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? तो सिटीज़न होना चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years होना चाहिए, या एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट फॉर 10 years होना चाहिए। तो सिटीज़न होना तो बहुत मतलब पहला हो गया प्राथमिकता। उसके बाद जज ऑफ हाई कोर्ट 5 साल के लिए होना चाहिए, और एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 years होना चाहिए। नाउ जजेस कैन गिव देयर रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। सो जजेस कैन resign by giving their resignation to the president, and retirement age of judges of the Supreme Court of India is 65 years। तो हाई कोर्ट में क्या था, 62 years था, और वो भी 15th अमेंडमेंट 1963 के तहत बढ़ाया गया था, तब जाके वो 62 हुआ था। हालांकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ले आया गया था टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, आई थिंक टू पुट दैट टू 65 years ऑफ एज, बट दैट वाज नॉट पास्ड। तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो देखना होगा। आई थिंक आई रेड इट इन द प्रीवियस लेक्चर, बट आई फॉरगॉट कौन सा अमेंडमेंट था वो। मैं देख लेता हूँ एक बार। देखिए, ये 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 तो इंक्रीज़ किया था 62 तक, और ये 114वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जो कि 2010 में कोशिश की गई थी कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज को बढ़ा के 65 कर दिया जाए, बट दैट कुड नॉट पास। ठीक है, तो ये याद रखना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो उनकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्स प्रेसिडेंट्स कंसल्टेशन विद द CJI as obligatory by 1993 decision. In 1998, Supreme Court of India declared that CJI's consultation means consultation of collegium, which comprises of CJI and 4 other senior most judges। ठीक है जी, तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो वाइल अपॉइंटिंग सच अ जज, द प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड दैट कंसल्टेशन वाज मेड ऑब्लिगेटरी बाय द प्रेसिडेंट इन 1993 केस हुआ था कोई, मेरे ख्याल से KR नारायणन केस है, तो चेक कर लेना। बट द पॉइंट इज़ दैट प्रेसिडेंट्स कंसल्टेशन विद द CJI हैज़ नाउ बीन मेड ऑब्लिगेटरी, उसको करना ही पड़ेगा, और वो 1993 के जजमेंट से ये ऑब्लिगेटरी हो गया था। एंड देन जो कंसल्टेशन है CJI के साथ प्रेसिडेंट को जो कंसल्टेशन करना है, 1998 में एक और चेंज हुआ इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लियर दैट द CJI's कंसल्टेशन मीन्स कंसल्टेशन ऑफ द कोलेजियम विच comprises of the CJI as well as 4 other senior most judges। तो ये और क्लैरिटी मिल गई 1998 में, CJI प्लस 4 more judges के साथ कंसल्टेशन करना है प्रेसिडेंट को। नाउ आर्टिकल 127 allows CJI to appoint judges of the High Court as ad hoc judge only of Supreme Court of India to complete the quorum। ठीक है, तो जैसे किसी हाई कोर्ट में कोरम नहीं पूरा हो पा रहा है, तो किसी हाई कोर्ट में अगर कोरम नहीं पूरा हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो CJI हैं, ही कैन अपॉइंट वन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एड हॉक जज इन दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट जहाँ पे कोरम इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो CJI टू अपॉइंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट एज एड हॉक जज, CJI to appoint judges of High Court as ad hoc judge only of Supreme Court of India to complete the quorum,
ठीक है, तो दैट इज़ रिटन इन आर्टिकल 127. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मस्ट हैव एटलीस्ट 5 जजेस, तो 5 जजेस तो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में. नाउ द प्रोविजन ऑफ एड हॉक जज फॉर फुलफिलिंग कोरम इज़ facility only applicable in the Supreme Court of India. The provision of ad hoc judge for fulfilling quorum is a facility only applicable in the Supreme Court of India. ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट एज एड हॉक जज ओनली ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू कंप्लीट द कोरम. यहाँ कुछ इंटरप्रिटेशन में मुझे दिक्कत हो रही है, तो यू विल हैव टू चेक इट वंस ऑन गूगल. 127 आर्टिकल क्या कहता है. CJI to appoint judges of High Court as ad hoc judge only of Supreme Court of India to complete the quorum. Okay, now I get it. So this facility that if there is a deficiency in the quorum of Supreme Court of India with regards to the number of judges, then this facility is only exclusively applicable to the Supreme Court of India, whereas where the quorum could be fulfilled by CJI by appointing an ad hoc judge in Supreme Court of India. So that could be done by the Chief Justice of India, right? So appointment of judges in Supreme Court conventionally requires President's consultation with CJI, and this consultation was made obligatory in 1993 and then further clarified that the consultation with CJI means the collegium of CJI plus 4 other senior most judges of the Supreme Court. Then Article 127 says that only the Chief Justice of India of Supreme Court has this power to fulfill the quorum of judges by appointing an ad hoc judge in the Supreme Court of India. So that is written in Article 127. Then constitutional bench must have at least 5 judges, and the provision of ad hoc judge for fulfilling the quorum is a facility only applicable in the Supreme Court of India. वो तो बता ही चुके हैं. So that was written in 127. Now 128 says that CJI can, with prior consent of the President, request any person who has held the office of judge of Supreme Court of India or High Court, qualified to Supreme Court of India judge, to sit and act as a judge in Supreme Court of India. So ये इसका मतलब ये है कि Chief Justice of India can, with prior consent of the President, request any person who has held the office of judge of Supreme Court of India. He may request any person who has held the office of judge of Supreme Court of India or High Court, qualified to be a Supreme Court of India judge, to sit and act as a judge in Supreme Court of India. मतलब मोटा मोटा 128 में लिखा है कि the Chief Justice of India can, with prior consent of the President, किसी अन्य qualified person को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बना सकता है. नाउ दैट 127 में ये लिखा है कि ये हरकत CJI तब कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस का कोरम डेफिशिएंट हो, या 128 में ये लिखा है कि CJI ये तब कर सकता है जब यूजुअली कर सकता है बाय आस्किंग द प्रेसिडेंट्स कंसेंट. किसी भी एक रिक्वेस्ट कर सकता है एनी पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, but he is qualified enough to be a Supreme Court of India judge, to sit and act as a judge in Supreme Court of India. So this can be done by CJI with prior consent taken from the President. फिर 129 में लिखा है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दोनों बातें लिखी हैं 129 में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. वाइल 131 में लिखा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स. तो फेडरल मैटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, और 132 से 136 के बीच ये एपलेट जुरिस्डिक्शन लिखा है. 132 से 136 के बीच सुप्रीम कोर्ट का एपलेट जुरिस्डिक्शन है. इनफैक्ट 136 ऑफ Constitution article number 136 says that as Supreme Court of India quashes the decision of a quasi-judicial tribunal, disputes related to elections in Parliament and State Legislative Assembly are not looked into by the Supreme Court of India. Similarly, dispute between Government of India and any Union Territory is not looked into. So यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्वाशेस डिसीजन ऑफ अ क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल एंड disputes related to elections in Parliament and State Legislative Assembly are not looked into by Supreme Court of India. Similarly, dispute between Government of India and any Union Territory is not looked into. तो ठीक है, याद कर लेते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूटी के बीच का डिस्प्यूट नहीं देखता है, और इलेक्शंस
disputes regarding election in Parliament and the State Legislative Assembly are not looked into by Supreme Court of India. Then 136 में लिखा है कि Supreme Court of India can quash decision of a quasi judicial tribunal. ठीक है. Then आगे बढ़ते हैं. 137 में लिखा है कि the Supreme Court of India can review its own judgment, and judicial review is an American concept and it is based on procedure established by law. ठीक है. Now अभी जैसे हमने पढ़ा था कि 136 में लिखा था कि क्वासाई जुडिशियल ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स को क्वाश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट. तो देखो एक आ गया ट्रिब्यूनल. अब ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 है. प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट मार्शल डिसीजन कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट, इसके अंदर एक प्रोविज़न है. यूजुअली लोगों को दे हैव अ मिसनोमर दैट द कोर्ट मार्शल कैन नॉट बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. Even the decisions of court-martial can be appealed in the Supreme Court of India, and that is written in this statute, Armed Forces Tribunal Act 2007. It provides that the court-martial decision can be appealed in the Supreme Court of India. Then 141 में लिखा है कि decision of Supreme Court of India would be founded on other courts of India. And 15th Constitutional Amendment Act 1963, जो मैंने ऊपर एक बार बताया, जिसके तहत हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज को 62 किया गया था, 62 साल. The age of Supreme Court of India judge shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by law provide. तो ये इसको अगर हम लोग देखें तो हाई कोर्ट के जजेस की तो एज 62 कर दी गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज की रिटायरमेंट एज चेंज करने की पावर यहाँ पार्लियामेंट को दे दी गई वाया दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 15th Amendment 1963. Then we have the 16th Constitutional Amendment 1963. A different amendment but same year. This is anti-secession bill, provided for further restrictions to the right to freedom of speech and expression. Restrictions related to freedom of speech and expression, that is article 19(1) A. तो उसमें further restrictions लगाने किस amendment के ज़रिए ले आया गया था, तो that was 16th Constitutional Amendment Act 1963, जिसे popularly anti-secession bill भी बोलते हैं. ठीक है. Now 220, Article 220 allows the High Court permanent judges to practice law in High Court or Supreme Court of India after their retirement, whereas 124 states that Supreme Court of India judges cannot work anywhere as judge post-retirement. So things are more stringent as far as the Supreme Court of India judges are concerned. They cannot work anywhere as judge post-retirement, whereas अगर हम 220 की बात करें तो allows the High Court judges to practice law in High Court or Supreme Court of India after their retirement. So Article 220 is a little more liberal against Article 124 in terms of post-retirement practicing of law. But the High Court judges after their retirement can only work in the High Court or Supreme Court of India, whereas Supreme Court judges cannot do so. Okay. All right. So then we move on to this point, that the largest bench so far that has been constituted in the Supreme Court of India that was related to this particular case, Keswanand Bharti case, in which 13 judges bench was formed, while the second largest was in Golaknath case, where 11 judges bench was formed. That was basically Golaknath versus the state of Punjab in 1967. So ये दो तो याद होने चाहिए. केशवानंद भारती में 13 जजेस की बेंच बनी थी, और फिर गोलकनाथ केस में 1967 में 11 जजेस की बेंच बनी थी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. Okay, then there are few landmark cases like Indra Sawhney, that was for creamy layer for OBCs. Then Vishakha case, that was protection of working women against sexual harassment. Menaka Gandhi case, that was right to travel abroad, as well as 14, 19 and 21 are not mutually exclusive. This very few people know that this is also related to Menaka Gandhi case. Article 14, 19 and 21 are not mutually exclusive. That was opined in the Menaka Gandhi case, right? Then right to travel abroad was also related to Menaka Gandhi case. Then Article 132 read with 134A, that constitutes the appellate jurisdiction of the Supreme Court of India. Now, I already told you that Supreme Court of India does not look into the disputes related to elections in state legislative assemblies or parliament, whereas and also it doesn't look into the cases relating to the disputes between the union government and the union territories, right? So Menaka Gandhi case,
Article 14, 19 and 21 are not exclusive, are not mutually exclusive, and the right to travel abroad, that was, these two are the judgments related to Menaka Gandhi case. Then Article 132 read with 134. 132 read with 134. It actually constitutes the appellate jurisdiction of the Supreme Court of India. ये बहुत important है. 132 read with 134A. Now 142 is complete justice and curative petition. Both of them are related to 142. And 122 is the courts have been prohibited from inquiring proceedings of the Parliament. Okay. Then judicial review is power of Supreme Court of India and High Courts only, and not any other tribunals. So judicial review is only limited to Supreme Court of India as well as High Courts, and it is a basic structure doctrine as well. Then 143 clause 1, the President can refer to the Supreme Court of India regarding the process of appointment and transfer of judges in the Supreme Court of India and High Courts. So President can refer to the Supreme Court of India regarding the process of appointment and transfer. That is basically communication between the President and the Supreme Court of India occurs via 143. Then 138 talks of the jurisdiction of the Supreme Court of India can be enlarged only by the Parliament. So that is written in 138. So couple of articles that are important here is that 132 read with 134 forms the appellate jurisdiction of the Supreme Court of India, and 122 was important. That is, the courts have been prohibited from inquiring proceedings of the Parliament. That was 122. And then 138. 138 is the jurisdiction of Supreme Court of India can be enlarged by the Parliament. Now, a little detail about 143 is that the advice tendered by the Supreme Court of India is not binding on the government. Also, Supreme Court of India is not bound to give advice unless it is related to a pre-constitutional covenant. Multiple references at a single time can be made by the President. The only rule is that full bench of Supreme Court of India hears the reference under advisory jurisdiction. The rule is that the full bench must be there of the Supreme Court of India, and it must hear the presidential reference under advisory jurisdiction. Now, advisory jurisdiction, I told you the Supreme Court has advisory jurisdiction. उसका आर्टिकल क्या था? उसका आर्टिकल यहाँ कहीं लिखा था. चलो अभी तो नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं. Now, the 42nd Amendment tried to curtail the judicial review of central laws related to constitutional validity, but subsequently through the 43rd Amendment, the power was restored with the High Courts. Thus, both High Court and Supreme Court of India can decide on central law's constitutionality. Now, this is a tit for tat story. तो इस वर्ड से आपको याद रहना चाहिए. The 42nd Amendment tried to curtail the judicial review of central laws related to constitutional validity, but 43rd Constitutional Amendment Act, the power was restored with the High Courts. ठीक है. So 42 और 43 में बिल्कुल opposite हुआ था regarding judicial review of central laws. ठीक है. तो 42nd और 43rd Constitutional Amendment Act, they were kind of fighting against each other. Then the first CJI of independent India was Harilal Kania. Then last few CJIs from 2017 onwards are Jagdish Deepak Mishra, Gogoi, Bobde, NV Raman and D.Y. Chandrachud. तो चार याद रख लेते हैं. गोगोई है, गोगोई के बाद बोबड़े, NV रमन्ना और D.Y. चंद्रचूड़. एंड ये हरीलाल कानिया वाज द फर्स्ट CJI. नाउ 2017 ऑनवर्ड्स यहाँ हम बता रहे हैं. तो पहले तो कोई कानिया थे, देन गोगोई आए, राइट. देन गोगोई आए, फिर बोबड़े आए, फिर NV रमन्ना आए, फिर D.Y. चंद्रचूड़ आए. नाउ इन कोलगेट स्कैम केस, सुप्रीम कोर्ट observed CBI as a caged parrot. In 1970, Supreme Court of India started judicial activism, which is related to PILs. Now, PILs are American concept. PILs can be filed in both High Courts and Supreme Court of India. It was brought as a judicial initiative and not related to Executive Act. The case that introduced PIL in India in Indian judiciary was a petition filed by Kapila Hingorani, which turned into Husaina Khatun versus State of Bihar in Husainana Khatun versus the State of Bihar in 1979. Thereafter, two judges who sort of institutionalized the PILs were P.N. Bhagwati and V.R. Krishna Iyer. Right. तो P.N. Bhagwati और V.R. Krishna Iyer, ये दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस हैं जिन्होंने PILs को काफ़ी प्रमोट किया, राइट. एंड
PILs got institutionalized in India via the case Hussainana Khatun versus State of Bihar in 1979 by the efforts of a lawyer named Kapila Hingorani. ठीक है. Now कोलगेट स्कैम में ये 1970 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने CBI को एक केज्ड पैरट की तरह टर्म किया था, राइट. ठीक है. फिर ट्राई एक्ट 1997 was amended in 2000 to set up TDSAT. TDSAT's ruling can be challenged in High Court and Supreme Court of India. तो बस आपको याद रखना है कि TDSAT is related to ट्राई जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है टेलीकॉम इंडस्ट्री की, उसकी एपलेट बॉडी है TDSAT. एंड TDSAT के भी ऊपर आप जा सकते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. और सम वुमेन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्ञान सुधा हैं, फातिमा बीवी हैं, सुजाता मनोहर है, और रूमा पाल और रंजना प्रकाश, और रिसेंटली रिजाइंड आर भानुमति इंदु मल्होत्रा, ये रिसेंट है. करंटली सिटिंग वुमेन जज इंदिरा बनर्जी. सिटिंग वुमेन जज कौन है? इंदिरा बनर्जी, अ बंगाली. सो इंदिरा बनर्जी करंटली हैं, और करंटली रिजाइंड कौन है? भानुमति एंड इंदु मल्होत्रा. ठीक है. उनके अलावा जैसे रूमा हैं, रूमा रंजना फातिमा सुजाता एंड ज्ञान सुधा. तो ये लोग कुछ वुमेन जजेस रह चुके हैं. Then Article 348 says all proceedings in the Supreme Court of India shall be in English. 130 says Supreme Court of India seat can be put elsewhere with prior permission of the President. And 139A states Supreme Court of India has the right to transfer any case anywhere in India. Enforcement of the fundamental rights. So 139A talks of right to transfer any case anywhere. And 130 is that the seat of the Supreme Court could be put elsewhere with the prior permission of the President. And 348 states all proceedings of Supreme Court of India shall be in English, right? Then enforcement of the fundamental rights is a common jurisdiction area of both High Courts as well as Supreme Court of India. Article 227 states also Article 227 is also a part of basic structure doctrine. It states every High Court shall have a superintendence over all courts, tribunals throughout its jurisdiction, right? Now let's take a break.